तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब सीधे चलते हैं बाजार के अंदर, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के मूवमेंट को। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिवम सर आपके साथ। सर सिंपल सा सवाल है और बहुत लंबे समय से ये सवाल है, बाजार को किस तरह से समझा जाए, बाजार के अंदर क्या करा जाए। सर आपका माइक ना म्यूट है। हाँ जी मैम, हम ना बाजार में अब थोड़ा सा पॉलिटिकल और इलेक्शन मोड में जाते जा रहे हैं। जैसे कल भी एक अनाउंसमेंट आई कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, और ओवरऑल जो जिस तरीके से अडानी के ऊपर भी जो पॉलिटिक्स गरमा रही है, तो हमें लग रहा है कि पॉलिटिकल हम डायरेक्शन में इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। दूसरा एक मुझे थोड़ा सा कंसर्न का विषय लगता है कि मैक्रो फैक्टर्स, जो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं, वो थोड़े से कंसर्न के का विषय है इस पॉइंट इन टाइम पे। चाइना में ग्रोथ के कंसर्न्स हैं, यूएस में भी जो कल परसों में जो आंकड़े आए, जो उनका जीडीपी है थोड़ा सा गिरा है, तो वो एक चिंता का विषय है हमारे लिए। तीसरा जो मॉनसून, जो कल और आज में काफी खबरें आ रही हैं कि हमारा मॉनसून में काफी इश्यूज हैं, और अगस्त में एक काफी ड्राई रहा है हमारा ओवरऑल। एंड वहां पे हमें थोड़ा सा चिंता का विषय लग रहा है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी, फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफी हाई है, और मॉनसून अगर फर्दर थोड़ा सा खराब रहता है और सितंबर में भी अगर हमें बारिश नहीं दिखती है, तो फूड इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है। इसके अलावा डॉलर भी ऊपर जा रहा है, और थोड़ी सी एफआईआई की बिकवाली आ रही है। मैं एफआईआई को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और मुझे लगता है कि एफआईआई एक पिछले महीने अराउंड 17-18 हजार करोड़ की बिकवाली करके बैठे हैं, तो वो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो मैम ओवरऑल सारी चीजों को लेके थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है। हमें लगता है कि 1-2 महीने थोड़ा बाजार भी समझ रहा है ये सारे इवेंट्स को, और काफी इवेंट्स ये हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी ड्रिवन रहेंगे, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है अगले 2-3 महीने एटलीस्ट। जी, तो सर ने बाजार के अंदर एक कॉशियस व्यू दिया है, बोला है कि इस टाइम पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मौका है, और इस टाइम पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार संतोष सर, स्वागत है आपका शो में। सर आपका ना माइक म्यूट है। नमस्कार कंचन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर आपके पास आएंगे, एक बार एक एक करके सारे पैनलिस्ट का व्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कवन सर के पास। कवन सर, क्या आपकी राय है निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके? क्या पूरी की पूरी हमें इस टाइम पे स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए? जी कंचन जी, मेजर इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिसेंट पिछले अगस्त मंथ में हमको करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले मार्च, अप्रैल और मई और इवन जून, मतलब 3-4 महीने का काफी बड़ी रैली हमको वन वे देखने को मिली थी। तो ये एक आध मंथ म्यूटेड थोड़ा रहे या थोड़ा करेक्टिव रहे तो भी ओके रहे। अभी ट्रेंड तो अभी अप ट्रेंड इंटैक्ट ही है। अगर निफ्टी की अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो नीचे में, जैसे हमने हफ्ते पहले भी जो मैं मार्केट लाइव शो में आया था, तभी भी निफ्टी करंट लेवल के आसपास ही था। तो निफ्टी नीचे में 19,250 या 200 की रेंज में वहां पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली, और ऊपर में 19,500 और 600 के बीच में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये रेंज में ट्रेड हो रहा है तब तक यहाँ पे हमको अवॉइड ही करना है। रेंज में कोई भी साइड पे निफ्टी में ब्रेकआउट मिले तो उस डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। अगर 19,200 अगर ब्रेक हुआ तो काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, जो 18,600 18,700 तक भी नीचे में जा सकता है। और अगर एक बार 19,500 क्रॉस हो गया, 500-600 की रेंज, तो फिर वापस हम लोग 20,000 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो ये अभी करंटली जो 200-300 पॉइंट की रेंज है वहां पे हमको देखना है, वॉचफुल में। करंटली अभी कुछ भी निफ्टी में करने की सलाह नहीं है। जहां तक कि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। करंटली बैंक निफ्टी भी यहाँ से अभी 43,900 के आसपास चल रहा है। तो नीचे में सपोर्ट है 43,600 का, जो प्रीवियस स्विंग लो है।
तो वहां तक 200-300 पॉइंट का करेक्टिव मूव हमको बैंक निफ्टी में भी अभी यहाँ से दिखने को मिल सकता है और वहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी में ऊपर में अगर बाइंग करना है तो 44,500 जो कि यहाँ से काफी ऊपर है, उसके ऊपर ही करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी और यहाँ पे भी करंटली थोड़ा अवॉइड ही करने की सलाह रहेगी। जी, तो सर ने भी सीधा सीधा अवॉइड करने की सलाह दे दी है। चलते हैं सीधा निखिल सर के पास, क्योंकि सर का जो हमेशा नजरिया होता है वो बुलिश होता है। सर इस टाइम पे जो आपका नजरिया है वो मेंटेन है अपनी सेम पोजीशन में या कुछ चेंज हुआ है इसमें? सेम मैडम, मैं ऑलवेज बुलिश ट्रेंड में ही रहता हूँ मैडम। इस सप्ताह जो बाजार में वैश्विक उतार चढ़ाव के हिसाब से जो फ्रंटलाइन इंडेक्स शेयरों में जो बिकवाली हुई वो अपेक्षित थी। डेरिवेटिव्स का भी एक लास्ट डे कल खत्म हो गया, अगस्त डेरिवेटिव्स, और चाइना में भी अभी देखिए जैसे प्रोत्साहित उपायों के बावजूद वैश्विक मोर्चे पर चीन की आर्थिक संकट बढ़ रहा है। तो एक इन्वेस्टर जो है वो ऐसा सोच रहा है कि भाई हम लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, सुरक्षित रिटर्न चाहिए, तो वो कहाँ पे मूव करेगा? तो चीन में प्रोत्साहन उपायों के बावजूद चीन की जो हालत बिगड़ रही है धीरे धीरे और विश्वास का संकट जो गहराने जा रहा है, उसके लिए भारत ही एक ऐसा वैकल्पिक संकल्प मतलब वैकल्पिक देश है, वहां पर मजबूती के साथ स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का एक माहौल बन सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत जैसे विकासशील देशों में नया निवेश देखने को मिल सकता है और आज पीएमआई के आंकड़ों पर भी भारतीय बाजारों की नजर रहेगी और मेरे हिसाब से भारतीय शेयर बाजारों में खरीदारी का माहौल इस समय बन रहा है। जी, लेकिन सर जो लेवल्स हम देखना चाह रहे थे, जो इतने टाइम पहले हमें कहीं ना कहीं दिखते हुए लगे थे, लेकिन वो छू के एक बोलते हैं कि छू के अपनी रेंज पे आ गए, तो वो वाला हमें बुलिश ट्रेंड कब देखने को मिलेगा? सब बोल रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड आएगा, लेकिन कब आएगा? सही है मैडम, सही है, बहुत बढ़िया है मैडम, आपका भी व्यू मतलब बहुत बढ़िया है। आप भी मतलब मार्केट को बहुत नजदीक से मतलब देख रहे हैं, वो मालूम पड़ रहा है। देखिए मैडम, मार्केट अभी जो चल रहा है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहा है। देखिए अगर मान लीजिए बेरिश ट्रेंड हो जाता मार्केट में तो 19,000 जैसे कवन जी ने बताया लेवल के 19,250 मतलब 19,250 के मतलब ऊपर, और निफ्टी फ्यूचर है वो 1950 और 1960 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो मतलब ये जो लेवल है वो रेंज बाउंड लेवल बोलते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स है, जो भी इन्वेस्टर है, उन लोगों को निफ्टी फ्यूचर में 19,303 और 19,190 पॉइंट्स का एक सपोर्ट बनाकर रखना चाहिए। वहां से नीचे जाएगा, फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, तो एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन करीब मेरे हिसाब से 15 दिन से तो ये मतलब नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो आगे के लिए भी मतलब ट्रेडर्स को 19,303 और 19,190 के निफ्टी फ्यूचर के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी में ही उसका ट्रेड लेना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये थी निखिल सर की राय। सर ने बताया कि बाजार के अंदर क्या करना है, साथ में जो ट्रेंड है वो बुलिश ही लग रहा है। संतोष सर, आपके पास आती हूँ और मैं आपसे एक सीधा सा सवाल जानना चाहूंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर सपोर्ट्स हैं जो मुझे एक तरीके से पुश कर रहे हैं कि आगे चलो आगे चलो और आगे चलो, लेकिन जो मेरा रिजल्ट है वो मेरा रिजल्ट अच्छा आता ही नहीं है। तो इसको हम क्या समझे कि मैं पढ़ाई सही से नहीं कर रही हूँ, या जो हमारे पीछे सपोर्ट लेवल्स हैं, जो हमें इतना डेटा मिल रहा है और जितना एक सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमी से, वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिख रहा बाजार को? देखिए, आप कौन से रिजल्ट की बात कर रही हो? शायद स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रही हो या फिर आप सर निफ्टी की बात कर रही हो? निफ्टी में निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ऑलरेडी एक करेक्शन में है, जो कि प्राइम एफएसआई दिख रहा है, क्योंकि शॉर्टर टर्म या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो वो डाउन है अभी तक, और उसमें देयर इज नो रेस्पाइट कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगर आप देखें पिछली तिमाही के नतीजों में ये कुछ चीज़ें दिख रही थी जो सरफेस हो रही थी। उसमें एक था कि बैंकों के जो कॉस्ट ऑफ फंड थे, मोस्ट ऑफ द बैंक्स उनको थोड़ा हीट मिल रही है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहे हैं और जिससे कारण कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हुआ है। डेफिनेटली अगर आप देखें, अगर बहुत लंबी अवधि का देखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो
ये सारी चीज़ें शायद एक शॉर्ट टर्म ब्लिफ की तरफ दिखेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि आप देखें मॉनसून जो है वो ठीक से प्रोग्रेस नहीं किया है, और अगस्त जो है वो ड्राइएस्ट सीजन रहा है सिंस 1901। तो काफ़ी सालों के बाद, कई दशकों के बाद ऐसा ड्राइएस्ट अगस्त गया है। इसका मतलब है कि बरसात नहीं होगी तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ेंगे, जिसके कारण कि आप देखें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ती में आ गई है, राइस पे काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि यही सीज़न है जहाँ पर कि धान की खेती होती है, और उसमें कमी को देखते हुए सरकार जो है उनके कहने की एक्सपोर्ट पर काफ़ी बैन लगा चुकी है, और आने वाले दिनों में कई कमोडिटी पे हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को काफ़ी तेज बढ़ते हुए देख सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड। गिवन दिस सिनेरियो अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में रबी की खेती पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर बरसात कम हुई इस साल तो कह लें कि नेक्स्ट फसल जो आएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होंगे उस तरह से, तो नेक्स्ट फसल पे भी इसका असर पड़ता है, और फूड इन्फ्लेशन स्टिकी होगा इन दैट केस। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सा चिंता का विषय होगा आरबीआई के लिए, और शायद नियर टर्म में रेट जो है वो जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे की तरफ जाएंगे, वो शायद नहीं जाए। ये शॉर्ट टर्म डेफिनेटली चिंताएं हैं, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंपनियों की मार्जिन काफ़ी हिट हो सकती हैं, कोई भी कंपनी जो कि इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है, तो काफ़ी संभल कर आपको फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि मार्केट भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है मार्केट वो लेकिन बढ़ रहा है। जो हेडलाइन कह लें कि इंडाइसेस हैं उसमें हम ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट मतलब मिड टू स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तेजी है, और मुझे लगता है कि आपको दो चीज़ें देखनी होगी, आइदर मार्केट विल गो इनटू कंसोलिडेशन, और the broader indices has to catch up with the mid and small cap। तो ये दो चीजों को देखना काफी जरूरी होगा, और अभी तक जो आप निफ्टी की बात कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं ठीक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि निफ्टी जब तक कि 19,400 के ऊपर स्पॉट डिसाइसिवली बंद नहीं होता है, तब तक ये चिंताएं और ये सारी चीज लूम करती रहेंगी, और डेवलपमेंट पर काफी ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी एक कल से काफ़ी रूमर मार्केट में है कि शायद इलेक्शंस जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट सेशन, इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन कहने एक तरह से अचानक से 4-5 दिनों का बुलाया है, उसको लेकर कवायद की जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है मैं डिफरेंट व्यू रखता हूँ, शायद ऐसा ना हो, कुछ दूसरे अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने बुलाया, इलेक्शन शायद अभी नहीं हो, टाइम पर ही होंगे, कि बहुत सारे अभी हेडविंड्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट को कम करना है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को चिंता है इन्फ्लेशन को लेकर, अर्निंग्स को लेकर, ये ज्यादा चिंताएं हैं। जी, तो सर ने अपना ब्रॉडर व्यू एक बता दिया है मार्केट के अंदर, साथ में बताया कि 19,400 के जो लेवल पे एक तब तक हमें क्लोजिंग सस्टेन नहीं दिखती है कुछ टाइम तक, तब तक हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहना होगा। ठीक है देवम सर, सीधा आपके पास आते हैं। जब मार्केट एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा था तो बोला जा रहा था मार्केट के अंदर एक करेक्शन आना बाकी है, जो लेवल्स दिए थे 19,300 के लेवल्स दिए थे, और जो सेकंड मेजर सपोर्टिंग लेवल्स दिए थे वो 18,800 के आसपास के दिए थे। 19,300 200 के लेवल को वो टच करके चला गया, क्या वापस से ये 18,800 तक आएगा या ऊपर की एक रैली दिखाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 18,800 को टेस्ट करेगा जरूर। जिस तरीके से हम 19,400 पे गए, फिर उसके बाद हमने दोबारा से सेलिंग देखी, जिस तरीके से आप पिछले 1-2 दिन में देख रहे हैं, आप एक काफी मेजर सेलिंग बाजार में दिख भी रही है। शाम सुबह मार्केट पॉजिटिव होता है, शाम को सेलिंग आ जाती है, और हमें लगता है कि डेफिनेटली 18,800 को एक बार मार्केट टच करेगा। हालांकि ब्रॉडर हमारी इकोनॉमी अभी भी काफी अच्छा कर रही है, ये हम ओवरऑल देख भी रहे हैं कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ के जो नंबर्स आ रहे हैं या हमारा पीएमआई का जो नंबर्स आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है, बट हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को भी देखेगा अपनी डायरेक्शन लेने के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में अभी थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं, तो हमें डेफिनेटली लगता है कि हम एक बार जरूर टेस्ट करेंगे 18,800 को। जी सर, कोई टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं या अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं है?
जो मतलब ये लेवल्स हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं? मैम सितंबर में हमें लगता है कि ऐसा एक बार मौका जरूर आएगा कि वहां पे टेस्ट हो सकता है। हालांकि ये जो मौका आएगा तो उसमें हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया बाइंग का समय रहेगा। अभी स्मॉल कैप मिड कैप में भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा आइसोलेटेड चल रहा है मेन बोर्ड से। तो हमें लगता है कि वहां पे भी एक 10-15% की एकदम से इमीडिएट करेक्शन आ सकती है, बट वो बहुत अच्छा बाइंग का समय रहेगा। मतलब ये घबराने का समय नहीं है कि हमारे फंडामेंटल्स वीक नहीं हो रहे, तो हम उस क्वाड्रेंट में मार्केट के नहीं है जहां पे हमारे फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं। तो फंडामेंटल्स हमारे इंटैक्ट हैं। ग्लोबल चिंताएं हैं, थोड़ी एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, बट हमारे तो फंडामेंटल्स इंप्रूव ही हो रहे हैं ग्रेजुअली। आप देखेंगे तो चाइना से हमारे पास बिजनेस, हम जितनी भी कंपनियों से बात करते हैं हमें दिख रहा है कि चाइना बिजनेस इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो काफी पॉजिटिव है हमारे बिजनेसेस के लिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा बाजार वॉलेटिलिटी दिखाएगा। विक्स जो है हमारा वो भी 12 के ऊपर है इस टाइम पे। हमें लगता है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी सितंबर में ही दिख सकती है 18,800 की। जी, तो आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक वापस से ठीक होता हुआ मार्केट दिखेगा। जो मतलब एक हमने अनुमान लगाया था, सारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि फेस्टिव सीजन तक आते आते हमें बाजार के अंदर एक अच्छा खासा फेस्टिव मूड दिखेगा। तो वो सेम है व्यू अक्टूबर नवंबर तक? मैम डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर हमें भी लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस वापस आ जाएगी उस टाइम तक। ये जो सारी चिंताएं हैं वो सारी फैक्टरिंग हो जाएंगी और उसके बाद पॉजिटिवनेस वापस आएगी। जो मार्केट अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट थोड़े जल्दी गिरेंगे, अब बात हो रही है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स मार्च अप्रैल के बाद गिरेंगे। तो मैम वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट लेकिन जो मैं जो देख पा रहा हूँ कि जितना मार्केट इस इंटरेस्ट रेट डिसीजन को डिले कर रहा है, जितना स्टेटस को दिख रहा है, उतना मार्केट रैली कर रहा है। तो हो सकता है कि ये मतलब एक पॉजिटिव साइन ही रहे कि अगर यूएस फेड भी इनडिसाइसिव है कि भाई हम किस डायरेक्शन में जाएं, कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें कि हम ग्रोथ को करें, टारगेट करें। तो वो इनडिसाइसिवनेस मार्केट को इस समय पसंद आ रही है। अब जैसे यूएस में परसों कुछ आंकड़े ऐसे आए कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ी है और वहां पे जो जीडीपी ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड से भी कम आया है। वो उनकी सर ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी इकोनॉमी में एक डेंट लग चुका है, तो कहीं ना कहीं हम भी उससे खतरे में। तो उससे वो डेफिनेटली, बट लेकिन उसको मार्केट पॉजिटिव ले रहा है इस समय। आप अगर कल भी देखेंगे तो यूएस मार्केट्स रैली कर रहे हैं इसको लेके कि चलिए अच्छी बात है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगा जल्दी। तो जो ये ऐसे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, मार्केट का मूड तो अभी बुलिशनेस की तरफ ही है। बट लेकिन ऐसे बुलिशनेस में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि काफी एकदम से स्टॉक्स रैली कर गए हैं और जो सारी पॉजिटिव न्यूज है वो फैक्टर इन हो चुकी है। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाने का समय है, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एकदम से नेगेटिवली सरप्राइज कर सकती है मार्केट में। जी, तो काफी सारी चीजें हमने देवम सर से जान ली। कवन सर, ऑटो सेल्स के नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? सर आपका जो माइक है वो म्यूट पे है। अभी आज जो आने वाले ऑटो सेल्स नंबर अभी तक जो देखे एस्कॉर्ट्स के शायद आ चुके थे, उसमें थोड़ा बिलो द एक्सपेक्टेशन हुए। लेकिन अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो यहाँ से आगे जाके नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में ऑटो सेक्टर में डिमांड काफी अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन है। करंट जो मंथ है उसमें शायद म्यूटेड रह सकते हैं, क्योंकि जो मानसून है वो हमारा थोड़ा वीकर रहा है। अगस्त मंथ में जो रेन था वो एक्सपेक्टेड से काफी कम आया हुआ है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत लग रही है। करंट में अगर नंबर्स खराब आते हैं तो ऑटो स्टॉक्स में बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखने वाले हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो साइकिल है 2017-18 के बाद ये अप साइकिल चालू हुई है, और ऑटो साइकिल में जो कि साइक्लिकल रहते नेचर में, तो यहाँ से अभी आगे आने वाले 2 साल तो एटलीस्ट यहाँ पे ऑटो सेक्टर में अच्छा रहने के चांसेस है।
अनलेस की जो ईवी में कोई बड़ा डिसरप्शन आ जाए तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे टू व्हीलर में हमने देखा कि ओला और जो नॉन लिस्टेड प्लेयर है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पता नहीं है, वो अननोन फैक्टर है, वहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन अभी तो जितना जो भी डेटा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर जो भी हम लोग क्वार्टरली पिछले 2 क्वार्टर से काफी बढ़िया नंबर्स कंपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए जी। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, ठीक है। निखिल सर, अभी कल वापस से एक रिपोर्ट आई है वो सीसीआरपी की अडानी ग्रुप के ऊपर, शेयर उसके बाद देखें तो अडानी ग्रुप के फिसल चुके हैं। क्या स्टैंड है सर इस टाइम पे, क्या करना चाहिए हमें? मतलब अडानी जी क्या करेंगे वो तो उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने बोला है कि जितने भी चीजें हैं वो पहले ऑलरेडी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दे दी गई है। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स इन्होंने पैसा लगा दिया, जो सोच रहे हैं वापस से अपना भरोसा बनाने की, वो भरोसा बनाए या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अपनाए? जैसे मैडम अदानी ग्रुप के जो न्यूज नेगेटिव पब्लिश हो रहे हैं उसके हिसाब से मेरा एक मतलब पर्सनली मानना ये है कि कोई भी रीजन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर ये स्टॉक फंडामेंटल है तो ये डेफिनेटली मार्केट में अपसाइड मूव करेंगे। जो भी इन्वेस्टर है अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट अदानी स्टॉक में रखना चाहिए। और कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, मारुति है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के स्टॉक है जिसके मतलब कोई भी न्यूज पब्लिश होती है वो मार्केट में उसका एक बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट मतलब क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए ही होता है, अदरवाइज फंडामेंटल्स नेवर चेंज। मेरे हिसाब से फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं, ये एक रूमर्स के हिसाब से उसका मूवमेंट होता है। तो इन्वेस्टर को अदानी ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाहिए। जी। संतोष सर, आप इस बात से कितनी सहमति रखते हैं? अडानी ग्रुप, देखिए अदानी ग्रुप में जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उसमें देखिए 2-3 तरह से इसको देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि क्या हमें स्टॉक में पैसे कमाना और स्टॉक में हमें फंडामेंटली देखकर पैसे कमाना, एक मोमेंटम के थ्रू जाना। दूसरा बैक्ड बाय दी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड बैक्ड बाय दी रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो आप अगर देखोगे उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कोई भी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है उस स्टॉक में, या किसी म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है बिकॉज ऑफ दी स्टॉक रनिंग अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। ऐसी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़, जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक खरीदें, किसी भी कंपनी का हो या किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हुए वो स्टॉक हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो है मित्तल हो, कोई भी कंपनीज हो, टाटा हो, सबसे पहली चीज़ बीइंग एन इन्वेस्टर आपको देखनी चाहिए कि वो स्टॉक कितना इन्वेस्टेबल ग्रेड में खरा उतरता है आपके लिए। रूमर्स एक अलग चीज़ है क्योंकि वो एक बहुत, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं आज के दिन में। अगर आप देखें कि पिछली मर्तबा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ओएफएस एकदम सामने था उनका, उस समय आई, और जबकि G20 की मीटिंग ऑन द जो है चालू हुई है और तुरंत जो है सीसीआरपी की रिपोर्ट आती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंसल्टेड एफर्ट के थ्रू किसी एक ग्रुप के खिलाफ की जा रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अथॉरिटी जब तक कुछ इसमें ना कह दें या जांच का विषय है और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें अगर जब तक सामने नहीं आती हैं, इन्वेस्टर्स को दूरी रखनी चाहिए जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या स्टॉक में निवेश करने लायक फंडामेंटल्स उस तरह से हैं तो वो उस देखें। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन अडानी ग्रुप आप देखेंगे कि एक्सूबरेंटली हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं, और कभी भी अगर आप कोई भी हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे बेचेंगे, क्योंकि हम तो खरीद तो लिए हैं, लेकिन हम जब कोई भी महंगी चीज़ खरीद के बेचने जाएंगे तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इस नज़रिए आप देखिए कि हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में और कितना इन्वेस्टेबल है। और अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है आपके लिए पैरासूट है, आप स्टॉप लॉस लगाएं और तभी ट्रेड करें उसमें। जी, सावधानी बरत के चलनी चाहिए, स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखना चाहिए।